Hello everyone. Hello, sir. हेलो सर। तो आज के क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है? एक सेकंड रुकिए। हम लोगों को आज के क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेस। स्टार्ट करें। यस सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का कुछ लेक्चर से हम लोग इस तरह से क्लास को डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर्स चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा जो लोग क्लास में ध्यान देते हैं। ठीक है, आज के क्लास में भी वही कंटिन्यू रहेगा। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और आप लोगों में से लगभग सभी का फीडबैक भी आया, हाँ ये सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ चुके हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कराए गए थे। राइट, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल कराए गए थे। उसी तरह से हम लोग यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे और यहाँ पे भी सवाल करेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग जानते ही हो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, और सीरीज और पैरेलल मिला के हम लोग मिक्स्ड कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन को अच्छे से समझते हैं कि ये कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। एक सिंगल वायर में सारा का सारा रेजिस्टर्स जुड़ा रहेगा। एक सिंगल वायर में सारा का सारा रेजिस्टर्स जुड़ा रहेगा। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3 रेजिस्टर्स लिए हैं जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, अब क्योंकि तीनों सेम वायर से कनेक्टेड है, वायर में एक सिंगल वायर में करंट क्या होता है, चेंज नहीं करता है। कभी भी एक सिंगल वायर में करंट चेंज नहीं करता है। इसलिए सीरीज में अगर रेजिस्टर्स को कनेक्ट किए आप तो करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे कैपेसिटर्स के केस में हम लोग डिटेल में स्टडी किए थे, जस्ट उसी टाइप से हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो कैपेसिटर्स के केस में वहाँ पे सीरीज में जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड था तो वहाँ चार्ज सेम था और यहाँ पे करंट सेम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्रॉप मे नॉट बी सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस में V2 होगा और इसके अक्रॉस में V3 होगा। सेम नहीं भी हो सकता है और सेम हो भी सकता है। कोई बता पाएगा कि सेम कब होगा पोटेंशियल ड्रॉप? सर जब रेजिस्टेंस तीनों का इक्वल होगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि करंट अगर सेम है, अगर रेजिस्टर आर, सारा का सारा रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या है, आर 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 हो। ठीक है, तीनों का आर 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 हो तो सबके लिए V इक्वल टू आई आर। आई तो पहले ही से कांस्टेंट था और आर सबका इक्वल है, तो सबके लिए V इक्वल टू आई आर होगा। और इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो सकता है, तीनों केस में सेम हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सीरीज को पकड़ेंगे किससे, पोटेंशियल से नहीं पकड़ेंगे, हम लोग करंट से पकड़ेंगे। अगर करंट सेम है इसका मतलब वो सीरीज में है। ठीक है, क्लियर है? थर्ड, पोटेंशियल देखिए, इसके अक्रॉस में V1 है, इसके अक्रॉस में V2 है और इसके अक्रॉस में V3 है। इसका मतलब पोटेंशियल ये V था, यही V डिवाइड हो गया है V1, V2 और V3 में। राइट, V इज डिवाइडेड। किस में डिवाइड होता है, V1, V2, V3। अगर एक और रेजिस्टेंस ले लेंगे तो V4 में भी डिवाइड होगा और सबको अगर ऐड करते जाओगे तो आपको इनिशियल का जो है वो मिल जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है एक सर्किट में, ठीक है, तो उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है,
जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अगर कुछ लिख रहे हो तो मुझे पता रहता है, ठीक है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स रिमूव हो रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, विनायक आपके लिए लास्ट वार्निंग है, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या किए, इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किए। इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग ड्रॉ क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है तो वो सारा रजिस्टर्स को क्या कोई एक सिंगल रजिस्टर रिप्लेस कर सकता है? हाँ, रिप्लेस कर सकता है। बस शर्त यह है कि जो भी नेट रेजिस्टेंस था या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का आपको वो इक्वल करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि ये तीन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई है, ठीक है। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, वी वी रहेगा। ये तीन रेजिस्टेंस का जगह में जस्ट एक रेजिस्टेंस लिखेंगे आर ई, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और करंट क्या है, आई है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, v इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं ना। जैसे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, सोचिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, v इक्वल टू आई आर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में v इक्वल टू कितना होगा, आई आर ई। क्लियर है। सो एक तरफ से हम लोगों को v का वैल्यू मिला आई आर इक्विवेलेंट, और दूसरे तरफ से हम लोगों को ये मिला कि v डिवाइड होता है v1 v2 और v3 में, ठीक है। सो v को लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। v के जगह में आई आर इक्विवेलेंट यहाँ से लिख दिए, और ऑब्वियसली v1 v2 v3 का वैल्यू आप जानते हो, क्योंकि करंट सेम है इसलिए i1 i2 नहीं लेंगे, जस्ट i लेंगे। सो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मिलेगा क्या, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये क्लास 10th में भी आपने किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीखने लायक बात यहाँ तक नहीं थी। जस्ट आपको ये चीज़ रिमेंबर रखना होगा कि करंट सेम होता है सीरीज में करंट सेम होता है। क्या ये बात याद रहेगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये तो आपको क्लास 10th से भी याद है ना, और ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है ना। सीरीज में सिंपली रेजिस्टर्स ऐड होता है, इसलिए इसका कंपेयर करके मैंने कैपेसिटर्स पढ़ाया था, क्योंकि कैपेसिटर्स का कनेक्शन हम लोगों के लिए नया था, राइट। लेकिन ये कनेक्शन तो हम लोगों के लिए नया नहीं था। क्लियर है। तो जल्दी से देख ले पैरेलल, ताकि क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच पाए। पैरेलल कनेक्शन कैसे पता चलेगा, रेजिस्टर्स अलग अलग वायर से जुड़ा रहेगा, ठीक है। रेजिस्टर्स अलग अलग वायर से जुड़ा रहेगा। सो ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, तीन वायर है और तीन अलग अलग रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। सो तीनों को इस तरह से कनेक्ट किया गया, और इन दोनों हम लोगों को दो एंड मिलेगा, एक एंड ये मिलेगा, एक एंड ये मिलेगा, दोनों एंड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। सो अगर पूछा जाए कि ये V वोल्ट का बैटरी है, तो ये टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, V, इसका कितना है, 0। हम लोग मानने के लिए मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, जैसे कि ये अगर 10 वोल्ट का बैटरी होता तो हम लोग इसे मान लो 10 और 0 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मान सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे इसका 12 माने तो इसका क्या मानना होगा, 2 मानना होगा, तभी तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्लियर है, कुछ भी मान सकते हैं। सो ये V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो ये V है, ये 0 है, सबसे आसान तरीका ये है। अब देखिए ये वायर, इस वायर में देखिए ध्यान से, क्या अब तक कोई भी रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर आया है? नहीं, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0। अगेन यहाँ का देखिए 0 है, ठीक है। और ये क्योंकि वायर में कुछ नहीं आया तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक साइड का क्या है, V है, एक साइड का क्या है, 0। तो इससे कनेक्टेड ये एंड का V हो जाएगा, इससे कनेक्टेड ये एंड का 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि R1 कितना पोटेंशियल से कनेक्टेड है, आप बोलोगे V और 0 के बीच कनेक्टेड है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V माइनस 0, दैट मीन्स V। R2 कितना से कनेक्टेड है, अगेन सेम V और 0 से कनेक्टेड है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V। और R3 कितना से कनेक्टेड है, अगेन V और 0 से कनेक्टेड है, दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, V और 0 से, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके भी केस में क्या है, सेम है। तो आपको याद रखना होगा पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है ऑल रेजिस्टर्स के लिए। क्या ये बात याद रहेगा?
पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में। बताइए। एक बार ये वाला Yes, sir. एक्सप्लेन करिएगा फिर से पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट। यस ये अगर V वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, ये V होगा, ये 0 होगा, ठीक है। इससे कनेक्टेड ये एंड 0 हो जाएगा और इससे कनेक्टेड ये एंड V हो जाएगा। तो सारा का सारा रेजिस्टेंस V और 0 से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके सर। करंट में बी डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टर्स, मतलब करंट क्या हो सकता है, अलग अलग रेजिस्टर्स में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेम भी हो सकता है। इसका मतलब करंट से हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे पैरेलल को। पैरेलल को डिफाइन किससे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि सेम रहेगा। जैसे कि सीरीज को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, करंट से, जो कि सेम रहेगा, राइट। अच्छा, करंट में बी डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टर्स। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से V बाई आर हो जाएगा। अब क्योंकि सब का सब रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग है, V सेम है, सबके लिए V सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, तीनों का R1 R2 और R3, इसलिए करंट अलग अलग जाएगा। I1 I2 यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट I निकला होगा, अब सिंगल वायर मिला, यहाँ भी I पहुंचा और यहाँ तक I पहुंचा, लेकिन इस एंड पे आके अब इसे सोचना पड़ेगा मैं किधर से जाऊं। तो करंट क्या होगा, तीनों वायर से पास करेगा। सबसे ज्यादा किससे पास करेगा, जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, राइट। मतलब करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, करंट इक्वली भी डिवाइड हो सकता है, मतलब ये अगर आई है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल करंट भी पास कर सकता है। यहाँ से मान लिया I/3, यहाँ से I/3, फिर यहाँ से I/3, मतलब करंट तीनों रेजिस्टर्स के पास सेम भी पहुंच सकता है। कब बता पाओगे, जब जब सर रेजिस्टेंस सेम तीनों होगा। का रेजिस्टेंस सेम हो। एग्जैक्टली जब रेजिस्टेंस सेम होगा। जैसे कि आपके पास तीन रास्ता है, आप मोटर बाइक पे हो, ठीक है, तीनों रोड पे अगर सेम ट्रैफिक हो तो आप क्या हो सकता है, किसी से भी जाओ, बात बराबर है, राइट। लेकिन अगर तीन रास्ता है और एक में सबसे कम ट्रैफिक है, तो आप उसी से हमेशा बार बार जाना चाहोगे, राइट। उसी तरह से करंट है, करंट भी अपना रास्ता देखता है, जहाँ पे रुकावट सबसे ज्यादा है वहां से सबसे कम करंट जाता है, और जहाँ पे रुकावट सबसे कम है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस सबसे कम है, वहां से सबसे ज्यादा करंट जाता है, ठीक है। और ये सारा एनालिसिस हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे आज के ही क्लास में, जो हम लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े, ठीक है। किस ब्रांच में कितना करंट होगा, ये सारा चीज डिस्कस करना है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए तैयार रहिए। बेसिक सीख रहे हैं अभी, उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आई करंट निकला और यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया I1 I2 और I3 में, मतलब I डिवाइड हुआ है I1 I2 और I3 में। तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों लिख सकते हैं ये, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से I1 पहुंचा, यहाँ से I2 पहुंचा और यहाँ से I3 पहुंचा, दो तीनों को मिला देंगे तो यहाँ से फाइनली फिर से तो I ही पहुंच जाएगा, राइट। मतलब तीनों मिलके I ही बन जाएगा, इसलिए तीनों को अगर ऐड करेंगे तो I, सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए जहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिए R इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ से भी I करंट निकला है, ये सेम बैटरी V से कनेक्टेड है, तो यहाँ से I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। उसी तरह से I1 लिख सकते हैं ना, I1 लिख सकते हैं V बाई R1, I2 लिख सकते हैं ना, I2 इक्वल टू V बाई R2, और I3 लिख सकते हैं V बाई R3। क्या ये बात से एग्री करते हैं, सबका सब ओम्स लॉ से हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। यस सर। ओके, सो ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में I का वैल्यू V बाई आर इक्विवेलेंट। अच्छा, V तो सेम ही रहेगा ना, तो हर जगह पे V सेम है, क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। सो V बाई R1, I2 के जगह में V बाई R2, I3 के जगह में V बाई R3। देखिए V कैंसिल हो रहा है ना। सो आपको मिलेगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 10th में पढ़ चुके हो ये चीज। सो सीरीज में आप सिंपली सम करते हो और पैरेलल में रेसिप्रोकल करके सम करते हो, और जो रिजल्ट आता है वो भी रिजल्ट का रेसिप्रोकल आता है। दैट मीन्स 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय
R3। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब बात आता है कि देखिए आपको तो बड़ा बड़ा सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप हमेशा फॉर्मूलाज के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे, थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज करोगे ताकि जल्दी से आप कैलकुलेशन कर पाओ, आपका कैलकुलेशन फर्स्ट हो पाए, मतलब फास्ट हो पाए। तो उसके लिए दो पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में, ध्यान से सुनिए, जैसे कैपेसिटर का भी सर्किट सॉल्व करने के लिए मैंने दो आपको पॉइंट लिखाया था, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, तो उससे आप काफी स्पीड में कर रहे थे। इवन क्वेश्चन हम लोग किए थे, आप लोग 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में सर्किट सॉल्व कर पा रहे थे उसी तरह से, ठीक है। यस माउस, बताइए। सर आपसे ये पूछना था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट जो है वो कैसे सेम रहेगा सारे? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को समझ कैसे आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि अगर सिंगल वायर में ये सारा का सारा रेजिस्टर्स है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। अब खुद सोचिए कि 2 एम्पियर का अगर करंट निकला है और वायर अगर सेम है पूरे के पूरे रास्ते, ठीक है, और 2 एम्पियर का करंट अगर बैटरी से निकला है तो बैटरी को वापस 2 एम्पियर का करंट मिलना चाहिए, और जब वायर सेम ही है तो चेंज कहाँ होगा? बट बीच में तो रेजिस्टर्स आएंगे ना? एग्जैक्टली, रेजिस्टर्स आएंगे लेकिन करंट को चेंज नहीं कर पाएंगे, जितना भी रेजिस्टर्स आ जाए सीरीज में करंट, अगर आप खुद सोचो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से अगर क्यू अमाउंट का चार्ज निकला है तो चार्ज पर यूनिट टाइम को ही करंट कहते हैं, ठीक है। अब बीच में जितना भी आप रेजिस्टर्स डाल दो, ठीक है, रिटर्न इसको अगर आई निकला था तो इसको आई रिटर्न मिलना ही चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाएगा। सो क्योंकि ये आई आया था, यहाँ से निकला, और इसको आई मिलना चाहिए, बीच में अगर वायर चेंज नहीं हुआ है तो कहाँ से करंट चेंज होगा? कहीं भी करंट चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे बहुत सारा वायर है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, और आप यहाँ से एक सिंगल वायर ऐसे कनेक्ट कर दो तो ये आप बता सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ऐसे जाके इस वायर से पास कर जाएगा, रेजिस्टर से जाएगा ही नहीं, ठीक है। ओके समझ सर। में आया? यस जब सर। तक वायर सेम रहेगा, करंट चेंज होने का मौका कब मिलेगा? जैसे कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आया, ये 2 एम्पियर तभी चेंज हो सकता है जब इसके सामने दो रास्ता हो। और चेंज कैसे होगा? जब दोनों रास्ता का ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों का ट्रैफिक सेम है तो 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर इधर जाएगा, और अगर अलग अलग है तो जिधर कम रेजिस्टेंस है, मतलब सिंपली आप सोच के तो ना, एक वायर में करंट चेंज कब होगा? तब होगा जब वायर अलग हो, राइट, जब मौका मिले चेंज होने का। क्लियर है? Yes, यस sir. लाल, बताइए आप। क्या सर? आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं। ओके, तो मैं बता रहा था 2 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप क्या लिखोगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। एलसीएम ले पाओगे, क्या मिलेगा? R1 R2, ऊपर क्या मिलेगा? R1 प्लस R2, यही मिलेगा। तो ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर लो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये मिलेगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्लियर है? तो ये आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप दोनों का रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट करो और सम करो, प्रोडक्ट बाय सम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 और 6 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1/3 प्लस 1/6 करके रिजल्ट निकालोगे, एलसीएम लोगे, फिर रेसिप्रोकल करोगे। इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करना है, आपको सिंपली प्रोडक्ट बाय सम करना है। ये है आंसर, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, 3 प्लस 6 आंसर हो जाएगा 2। Yes. क्लियर है? Yes, sir. ओके, एंड सेकंड पॉइंट ये है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बाय सम होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर n इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है
जिसका रेजिस्टेंस आर 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 है, पैरेलल के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। सबका सब रेजिस्टेंस इक्वल है, आर 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 आर, और सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n टर्म्स तक है ना, तो ये n/r आएगा, राइट। Yes, sir. यहाँ से क्या पता चला, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n/r, सो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/n, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन दूं आपको कि दो रेजिस्टेंस है, ये क्या है 15 और ये भी क्या है 15, तो आप क्या करोगे, 1/15 प्लस 1/15, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है। कि जब भी देखोगे कि इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली r/n कर लेना। r कितना है 15, n कितना है, काउंट करो 1 2, सो 2, 15/2, क्लियर है। जैसे अगर ऐसे है, ऐसे है 2 2 2, सो आप सिंपली लिखोगे r/n, 2 बाय, काउंट करो 1 2 3, 2/3, क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, आपका काफी हेल्प होगा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट यहाँ मेंशन है, एक बार देख सकते हैं। n इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा r/n। और अगर दो रेजिस्टेंस, कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, R1 R2 है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताइए कोई परेशानी है क्या, ये चीज आप कैपेसिटेंस में सीखे थे, Yes, sir. क्या डिफरेंस था वहां और यहाँ पे। सर कहाँ पे सर? सर वहाँ पे जो सीरीज के लिए था वो यहाँ पे पैरेलल के लिए है। एग्जैक्टली, वहां पे जो सीरीज के लिए सीखे थे, यहाँ पे वो पैरेलल के लिए है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पूरा का पूरा उल्टा होता है। वहाँ पे सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है, और यहाँ पे पैरेलल में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, ठीक है। जस्ट ये डिफरेंस है। किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ कि किसी को कुछ पूछना है, तो ये किसी में पूरा का पूरा स्टूडेंट आता है, ठीक है। तो जस्ट 3-4 स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं पूछते क्वेश्चन। अगर बाकी लोग पूछने में इतना हेजिटेशन हो रहा है तो फिर कैसे सीख पाओगे। हो सकता है कि आप कुछ पूछना चाहो और जस्ट मिस कर जाओ, पूछो ही ना, बस वो चीज रह जाए ऐसे ही। यस, पूछना है किसी को, पूछिए। यस नुस्बा। सर सीरीज में फिर NR होगा ना अगर रेजिस्टेंस सेम है तो। एग्जैक्टली। देखिए जितना पूछिएगा उतना सीखिएगा। तो अगर R ओम का रेजिस्टेंस, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाए, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर डॉट 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 डॉट, तो ये कितना हो जाए, NR हो जाए। एग्जैक्टली, एकदम सही, 100% सही। ओके सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है। सो आगे बढ़ते हैं। दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपका न्यूमेरिकल बनाने में सही में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं एकदम बेस्ट वे सिखाना चाह रहा हूँ आपको, और सबसे ज़्यादा आसान तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू फाइंड करेंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोग जान रहे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंट डिवाइड हो जाता है, राइट, इतना तो पता चला। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है या समझ में आ रहा है, बताइए। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग। अच्छा, तो यार, आप अगर किसी एक चीज एक का को याद फिक्स कर लो, रखिएगा। आप किसी एक को फिक्स कर लो, दूसरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। आप करंट को फिक्स कर लो, सीरीज में करंट सेम होगा,
पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। इस चीज को फिक्स कर लो आप। सीरीज में करंट सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। अब क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ओके, तो देखते हैं। मान लिया कि आई अमाउंट का करंट यहाँ से आया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ वर्चुअली आप यहाँ पे इमेजिन कर ही सकते हैं कि बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आई गया और यहाँ से ऐसे आया। इतना दिखाएगा नहीं, क्वेश्चंस में भी नहीं दिखाएगा। जस्ट समझने के लिए आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ वी होगा वही यहाँ वी होगा, वही यहाँ वी होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो आई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इधर I1 गया और इधर I2 गया। जब रेजिस्टेंस ये R1 है और ये R2 है, हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि I1 का वैल्यू कितना है और I2 का वैल्यू कितना है। अगर I का वैल्यू लेट्स सपोज 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर है अगर टोटल करंट, तो ऑब्वियसली I1 और I2 अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो अलग अलग डिवाइड होगा। हर बार आंसर 2 और 2 नहीं आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस अगर सेम है तो 2 एम्पियर मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर सेम नहीं है तो आधा आधा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कितना डिवाइड होगा, I1 का वैल्यू कितना आएगा, I2 का वैल्यू कितना आएगा, ये चीज कैसे निकालना है, इसके लिए हम लोग रेशियो वाला टेक्निक का यूज करेंगे। आई होप आपको पता है रेशियो से रिलेटेड, क्लास 7-8 में ही सीखे थे शायद, या जब भी सीखे रेशियो के बारे में आपको पता है ना। यस सर। इस केस में देखिए, करंट क्या है, I1 है, रेजिस्टेंस R1 है और पोटेंशियल क्या है, V है, राइट। सो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I1 R1, यही लिख सकते हैं ना। यहाँ से I1 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, V बाय R1, राइट। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाय R1। उसी तरह से I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ी देर सोचिए। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्या क्या आपके पास डिटेल्स है। I2 है, रेजिस्टेंस R2 है और पोटेंशियल तो सेम रहेगा, V है उधर तो इधर भी V रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू I2 R2, राइट। V इक्वल टू I2 R2। तो यहाँ से I2 का वैल्यू क्या आ रहा है, क्या यही आ रहा है, V बाय R2। अब देखिए रेशियो का कैसे हम लोग यूज करेंगे। I1:I2 क्या लेंगे, जिसको अगर नहीं पता, अगर रेशियो निकालना भी नहीं पता, तो सिंपली वो I1 बाय I2 का वैल्यू निकाले, ठीक है। तो I1 बाय I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 बाय 1 बाय R2, यही आएगा। इसी चीज को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, I1:I2 इक्वल टू 1 बाय R1:1 बाय R2। क्लियर है। अब ये इस फॉर्म में लिखने से हम लोगों को बताइए, इसमें भी कोई दिक्कत है? डायरेक्टली नहीं, वो दिक्कत नहीं है। इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I1/I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। एग्जैक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे इवन आप नोट्स में इंक्लूड भी कर सकते हैं, R2:R1। ओके, तो ये कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर टोटल करंट आई है ना, टोटल करंट आई है तो रेशियो क्या होता है, शेयर बताता है ना, किसका शेयर कितना है। तो आई अगर टोटल करंट है तो I1 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा R2 बाय टोटल कितना है, रेशियो का एडिशन कितना है, R1 प्लस R2 इंटू आई, राइट। उसी तरह से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 लेना होगा। देखिए क्योंकि I1:I2 हम लोगों को क्या मिला, R2:R1 मिला, राइट, ये मिला। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि I1 का वैल्यू कितना है और I2 का वैल्यू कितना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा इजी आपके लिए पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर से लेते हैं एग्जांपल, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन करना। जैसे कि आपके लिए एक एग्जांपल है ये, कि अगर 6 एम्पियर का करंट डिवाइड हो रहा है दो रेजिस्टर्स में, एक 3 ओम का रेजिस्टर है और एक 6 ओम का रेजिस्टर है, ठीक। तो इसमें कितना करंट गया होगा, इस पर कितना करंट गया होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे कि I1:I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय R1। ये देखिए 1 बाय R1 क्या है 3 और R2 क्या है 6, तो 1/3:1/6। और इसे 1 बाय को आप हटाने जानते हो, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2:1, ठीक है। या आप अगर वो लेना चाहो, जैसा कि माओइस्ट ने बताया कि R2:R1 इसे लिख सकते हैं, तो आप 6:2
क्या लिखोगे 3, और 6:3 इक्वल टू होता है 2:1। 6:3 इक्वल टू होता है 2:1। क्यों? क्योंकि 6:3 मतलब क्या 6/3, ये क्या हो जाएगा 2, सो 2/1 हो गया, दैट मीन्स 2:1। तो ये समझ में आया ना। तो I1:I2 इक्वल टू 2:1 हो गया, राइट। और I1 प्लस I2 कितना है 6 एम्पियर है। ये I1 और I2 को अगर ऐड करोगे तो वो 6 एम्पियर ही होगा, राइट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर रेशियो आपको पता है तो I1 कितना होगा, टोटल रेशियो का सम कितना है 2:1 में सम कितना है, सम क्या है 2 + 1 दैट मीन्स 3। मतलब कि पहला है 2/3 है और दूसरा क्या है 1/3 है। मतलब I1 है 2/3 ऑफ I और I2 है 1/3 ऑफ I, और I का वैल्यू कितना है 6 है। तो 2/3 ऑफ I दैट मीन्स 6 कितना हो गया ये 4 एम्पियर, और ये I2 कितना हो गया 2 एम्पियर। इसका मतलब इसमें 4 एम्पियर का करंट गया और इसमें 2 एम्पियर का करंट गया। अब देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि ये अपने आप होता है, ठीक है। करंट को अपने आप पता लग जाता है कि आगे रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है, ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज्यादा जाएगा। आपके पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए रेजिस्टेंस कम कहाँ है 3 ओम के पास, तो वहां से ज्यादा करंट पास किया है 4 एम्पियर। मतलब 6 में ज्यादातर करंट दैट मीन्स 4 एम्पियर करंट इस रेजिस्टर से पास करिए। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। लॉजिक सब सेट हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, तो एक और एग्जांपल है, मतलब इसके अलावा एक एग्जांपल दे या आगे बढ़े, आप करके मुझे बताओ। सर एक और एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताइए कि अगर 4 एम्पियर का करंट को पास करना है किससे, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। आप पेन पेपर रेडी रखिए और इसे लिखिए, ठीक है। ये अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये अगर 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा और यहाँ से कितना करंट जाएगा। I1 और I2 आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, आपका मर्जी है। जिसे I1 बोलना है उसे बोलो, ठीक है। एक को I1 लो, दूसरे को I2 लो। बस ये याद रहे कि I1 और I2 को जोड़ोगे अगर आप तो आपको 4 एम्पियर मिलेगा। जल्दी से आंसर बताइए। यूनिफिकेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये I1 है और ये I2 है। आप मुझे बताइए I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू। I1 का वैल्यू है 12/। सब सॉल्व कीजिए एक बार। 10 ओम है, एक 15 ओम है। सर I2 का वैल्यू है 8/। सभी को सॉल्व कीजिए। फिर जिनसे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है वो पूछ कहाँ रहे हैं। आप डायरेक्टली मुझे रिजल्ट बता रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं हो सॉल्व हो रहा है। क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पहले तो ये देखिए। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर आपसे तो बुक का सॉल्व होने से रहा। पहले इतना कॉन्फिडेंट तो लाओ, क्लास को अटेंटिवली अटेंड करो, मुझे भी बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो सीखने में। आप पूछो अपना क्वेश्चन, आप बोलो कि ये कैसे हो रहा है। आप तो अपना बोल ही नहीं रहे, आप चुपचाप सुन रहे हो, हाँ सॉल्व नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली नहीं होगा, फिजिक्स है ऐसे ही। जस्ट आप अपना काम कर दे रहे हो, ईयरफोन लगा के 1 घंटा 2 घंटा सुन ले रहे हो गया। एफर्ट लगाना होगा आपको, बिना एफर्ट के नहीं होगा। किसी सर भी अगर टीचर के एग्जैक्ट पास वैल्यू पढ़ लो तो नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्ट हेलो
सर अगर Yes. एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो I1 जो है वो 2.4 एम्पियर है और I2 जो है वो 1.6 एम्पियर है। सिंपली I1:I2 अगर आपको करना है, देखिए I1:I2 अगर आप लोगे तो आपको लिखना होगा R2:R1, राइट। मतलब कि R2 क्या है 15:R1 क्या है 10। क्लियर है। तो आप सिंपली यहाँ से बोल सकते हैं कि 15:10 को क्या 3:2 लिख सकते हैं। तो टोटल हिस्सा करंट का कितना है 5, राइट। टोटल हिस्सा करंट का कितना है 5, 3 + 2 कितना होता है 5। मतलब कि पहला I1 जो होगा वो 3/5 होगा और I2 जो होगा वो 2/5 होगा। अब टोटल करंट कितना है 4 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 से। इसका मतलब होगा 12/5 होगा I1 और ये कितना हो जाएगा 8/5। आप इसे डेसिमल में ला सकते हैं। क्लियर है। एक बार फिर से बताए I1:I2 अगर आप लोगे तो आपको R2:R1 करना होगा। दैट मीन्स 15:10। 15:10 को क्या लिख सकते हैं 5 से कट रहा है ना, तो आप 3:2 लिख सकते हैं। और आगे का काम मैथ करेगा। अब फिजिक्स खत्म हो गया। फिजिक्स बस इतना बताता है I1:I2 = R2:R1 होगा। इसके बाद मैथ का काम है। I1 का वैल्यू आपको, आपका अगर मैथ्स अच्छा है, थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े हो क्लास 8, 9, 10 में, तो आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना होगा। बिना आपके एफर्ट का सॉल्व थोड़ी होगा क्वेश्चन। सो I1 = क्या हो जाएगा बताइए 3/5 × 4 और I2 = क्या हो जाएगा 2/5 × 4। सर ये 5 कहाँ से आ जा रहा है 3/5 2/5? ये टोटल रेशियो देख लो। क्लियर है। और अगर आपसे एकदम नहीं हो रहा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा, ये इस टाइप का ही मान लो कि आप करने बैठो, आपसे नहीं हुआ, ये रेशियो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि क्लास 8, 9 में आप नहीं पढ़े, कोई भी रीजन था, आप सही से नहीं पढ़ाई किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 8, 9 में नहीं पढ़े तो थोड़ी आपको यहाँ पे सजा मिलेगा। आप सिंपली कॉन्सेप्ट लगाओ, I1 कितना होगा V/R1 और I2 कितना होगा V/R2। तो यहाँ से I1/I2 का रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा R2/R1। ये इक्वेशन नंबर 1 प्लस एक और आपको पता है I1 + I2 क्या होगा I होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, गारंटीड आपको I1 और R2 का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन ये भी जान के रखो अगर आपसे नहीं होता रेशियो का। और मैं क्या बताऊँ आपको, कोई अदर टीचर भी आपको और क्या बता देगा। अपना एफर्ट लगाओ, अपना, आपको लगाना होगा एफर्ट। सिर्फ मैं मेहनत करता रहा हूँ आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लास में क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी परेशानी है तो पूछना सीखो, सर ये क्या है, सर ये कैसे हुआ। मैं आपको इतना इनकरेज करता हूँ, क्वेश्चन करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग जो है, ये पैरेलल का केस में हम लोगों को पता है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो हम लोग करंट निकालना सीख गए, राइट। कितना अच्छा बात है, हम लोग करंट निकालना सीखे। रेशियो वाला एग्जांपल लो या इक्वेशन वाला एग्जांपल लो, बेसिक मेथड यूज करो, कैसे भी करो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा जो है, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन सीरीज। आप लोगों को पता है सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है, राइट। V1 का कुछ वैल्यू होगा, V2 का कुछ वैल्यू होगा, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, राइट। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाले, तो सबसे बेसिक तरीका तो ये है, मान लिया कि दो रजिस्टर है, पहला का रेजिस्टेंस क्या है R1 है, दूसरा का रेजिस्टेंस क्या है R2 है, ठीक है। R1 एंड R2 क्या है रेजिस्टेंस। R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मतलब इस कनेक्शन से इस कनेक्शन तक, इस रीजन में पोटेंशियल ड्रॉप V1 है और इस रीजन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है V2 है। तो आपको V1 और V2 कैसे पता करना है ये देख रहे हैं, ठीक है।
तो एक नॉर्मल मेथड तो ये रेशियो वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट आंसर आपको रेशियो वाला मेथड देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इक्वेशंस वाला मेथड यूज कीजिए, दो इक्वेशंस बनाइए, दोनों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। दोनों ही मैं बता दे रहा, क्लियर है। तो V1 को आपको क्या लिखना होगा, V1 इक्वल टू करेंट सेम होगा मतलब I/R1, V2 क्या लिखना होगा I/R2। तो यहाँ से V1 टू V2 क्या मिलेगा, सोचिए, V1 टू V2 क्या मिलेगा, R1 टू R2, क्या ये चीज मिलेगा। तो V1 टू V2 अगर R1 टू R2 मिल गया तो यहाँ और V1 प्लस V2 क्या है, V के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मिला, V1 टू V2 इक्वल टू R1 टू R2। क्या यहाँ से नहीं मिल जाएगा हम लोगों को V1 कितना है और V2 कितना है, जिनको रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, जिनको नहीं आता है, ठीक है, वो ये मेथड फॉलो करे। सबसे पहले क्या करे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले, क्योंकि सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, राइट, R1 प्लस R2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के उनको जो सबसे पहला चीज मिलेगा वो मिलेगा करंट का वैल्यू। तो करंट का वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू निकाल के उसको फिर पुट कर करके आंसर लाना है आपको, इसलिए ये मेथड को मैं सजेस्ट नहीं करता। इतना लेंदी मेथड करने का क्या जरूरत है, जबकि रेशियो से आई का वैल्यू कैंसिल ही हो जाए। फिर भी अगर रेशियो नहीं समझ में आया तो ये भी मेथड समझ के रखिए। क्वेश्चन हम लोग रेशियो वाले मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई मिल गया, आई इक्वल टू क्या हुआ, कोई भी देख के बता देगा। इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में करंट कितना निकला होगा, ऑब्वियसली करंट इक्वल टू होता है V बाय आर इक्विवेलेंट। करंट इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर इक्विवेलेंट। अगर रेजिस्टेंस एक है ऑब्वियसली V बाय आर लिख सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस अगर एक से ज्यादा है तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 है। तो करंट यहाँ से आपको मिलेगा I इक्वल टू V बाय R1 प्लस R2। आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए V1 का कितना है और V2 का कितना है, मतलब किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये अगर आपको पता करना है तो आपको तो एक फॉर्मूला पता है पोटेंशियल ड्रॉप का कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से V1 इक्वल टू IR1 होगा और V2 इक्वल टू IR2 होगा। आई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो, यहाँ पे भी पुट करो आई का वैल्यू और यहाँ पे भी पुट करो, आपको सिंपली मिल जाएगा V1 और V2 का वैल्यू। क्लियर है, एग्जाम्पल से देखें। तो एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप एक क्वेश्चन कीजिएगा। तो पहला रेजिस्टेंस क्या है, R1 क्या है 2 ओम है, R2 क्या है 4 ओम है, और ये 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। किस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, तो सोचिए। तो एक मेथड तो ये वाला है, रेशियो वाला है, तो वो अगर यूज करें तो कैसे लिखेंगे, V1 टू V2 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, R1 टू R2, मतलब 2:4। क्या 2:4 को 1:2 लिख सकते हैं, सोच के बताइए। 1:2 लिख सकते हैं ना। अब सम ऑफ रेशियो कितना है, 1 प्लस 2 कितना है 3। इसका मतलब V1 रहा होगा कितना, V1 कितना रहा होगा 1/3, और V2 कितना रहा होगा 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, मतलब 2/3, राइट। किसका, इंटू V। तो V की जगह में 12 पुट कर दीजिए। तो 1/3 इंटू 12 कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। 2/3 इंटू 12 कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। 8 प्लस 4 करोगे तो 12 आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है V1 प्लस V2 कितना होता है, V होता है। क्या ये मेथड क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो ये वाला भी मेथड जान सकते हैं। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो, 2 प्लस 4 कितना 6 हो गया। आप करंट निकाल लिए 12 बाय, करंट क्या होता है V बाय आर इक्विवेलेंट, तो 12/6, दैट मीन्स पूरे के पूरे सर्किट में करंट कितना गया होगा, ऐसे 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 करंट कितना गया होगा, 2 एम्पियर का करंट पूरे के पूरे सर्किट में रहा होगा। सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो, V इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो IR1, आई कितना है 2 है, R1 कितना है 2 है, 2 इंटू 2 कितना है 4। इसी तरह से IR2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। ऐसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, V इक्वल टू IR1, आई आपके पास है 2 है, R1 का वैल्यू भी 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया।
उसी तरह से V2 इक्वल टू IR2, सो I का वैल्यू तो 2 ही है, सेम है I का वैल्यू, R2 का वैल्यू 4 है, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। जो मेथड अच्छा लगे, रेशियो वाला अगर प्रैक्टिस कर लिया ना तो काफी इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एक क्वेश्चन दे, करोगे? यस सर। यस सर। ओके, सो सपोज एक सर्किट है ऐसे, ठीक है, और इसमें 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अगर ये 5 है और ये अगर 15 है ओम ओम, तो किसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? सोचिए। सर V1 जो होगा वो होगा 10/3। कीजिए, पहले पूरा सॉल्व कीजिए और बाकी लोगों को भी चांस दीजिए सॉल्व करने का, और उन लोगों को भी चांस दीजिए जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता, शायद वो कुछ पूछे। पहले तो ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 10/4 था वो। पहले तो बेसिक क्वेश्चन बनाओ। क्या क्लियर विजिबल है? 5 ओम है, 15 ओम है और 10 वोल्ट का बैटरी है। चाहो तो करंट निकाल के कर सकते हैं। असल में ये क्वेश्चन में करंट अगर निकाल लिए ना तो मतलब इजीली सिर्फ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर करके आंसर आ जाएगा। ये मानते हैं, ये इसमें जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा इजी है, लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं। आ रहा है आंसर? सब ट्राई कीजिए। ओके, सो मैं बताता हूँ रेशियो वाला से कैसे होगा, ठीक है। ओके, 5 है, 15 है और 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। सो हम लोगों को पता है V1:V2, ये क्या है R1:R2 है। R1 कितना है 5 है, R2 कितना है 15 है। क्या 5:15 को 1:3 लिख सकते हैं? 5 से कैंसिल आउट होगा ना। यस सर। सो टोटल सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 4 हो गया, राइट। इसका मतलब V1 जो होगा वो 1/4 होगा V का, और V2 जो होगा वो 3/4 होगा V का, और V का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे भी 10। तो 10/4 एक आया और एक 30/4 आया। इतना इजी। क्लियर है? सभी को समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मेथड नहीं समझ में आया तो दूसरा मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। अगर समझने में आ गया इंटरेस्टेड सर। हो तो मैं समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो ऑलरेडी समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अगर परेशानी हो रहा है, हो ही सकता है, स्पेशल केस। ओके, अब इसी में एक छोटा सा चेंज करेंगे। सर आपसे ये पूछना जी है। बताइए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क एरिया में आइए पहले। पोटेंशियल सर एक सर ऑडिबल ना? नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इन बिटवीन। भेज रहे अपना मैसेज। ओके ओके, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और ये क्वेश्चन में फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा जो अभी तक हम लोग सीखे हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि अगर इस सर्किट को ट्वेल्व वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। इस सर्किट को 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, और रेजिस्टेंस क्या क्या है, ये 2 है, ये 4 है
और ये 6 है, ठीक है। 2 है, 4 है और ये 6 है, ठीक है। ओम दे देना, 2 ओम, 3 ओम, सॉरी 4 ओम एंड 6 ओम। क्लियर है। सो सारे के सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये क्वेश्चन कीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ जिसका जो भी सवाल है। यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस 2, 4 और 6 रिस्पेक्टिवली है। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा। V1, V2 और V3 कितना होगा। कर रहे हैं आप लोग ट्राई। हो गया सर। फिर बताएं आंसर। बताइए। सर V1 जो है वो 2 है, V2 जो है वो 4 है और V3 जो है वो 6 है। ओके, सो कौन सा मेथड यूज करें, रेशियो वाला यूज करें, ताकि एक बार और 2 स्टूडेंट ने पूछा है रेशियो वाला, फिर से बताइए। तो रेशियो वाला मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है ना, तो V1:V2:V3 ये कितना होगा। मेरे ख्याल से तो ये हो जाएगा R1:R2:R3। क्यों, क्योंकि V=I R1, V1=I R1 लोगे, V2=I R2 लोगे, V3=I R3 लोगे। जब रेशियो लोगे तो क्योंकि करंट सेम है, I कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा V1:V2:V3=R1:R2:R3। सो R1, R2 और R3 का रेशियो लेना है 2:4:6। क्या इसे हम लोग 1:2:3 लिख सकते हैं। सोच के देखिए, 2, 4, 6 को 1, 2, 3 लिख सकते हैं ना। सो हम लोगों को मिला, क्या मिला, V1:V2:V3 इक्वल टू 1:2:3। सम ऑफ रेशियो निकाल लिए, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा ना। 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। ये सम ऑफ रेशियो है। इसका मतलब ये बता रहा है कि 6 हिस्सा में से पहले को 1 हिस्सा मिला, दूसरे को 2 हिस्सा मिला और तीसरे को 3 हिस्सा मिला। ऐसा लग रहा है मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है। 6 हिस्सा में से पहले को 1 हिस्सा, दूसरे को 2 हिस्सा और तीसरे को 3 हिस्सा मिला। मतलब V1 अगर आप लिखोगे तो 1/6 लिखोगे, V2 लिखोगे तो 2/6 लिखोगे और V3 लिखोगे तो 3/6 लिखोगे। कितना का टोटल कितना था, टोटल कितना था, 12 वोल्ट था ना, 12 वोल्ट का बैटरी था। सो 12 × 12 × 12, तो जो आंसर आ रहा है कितना हो जाएगा, ये 3, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2, 4, 6 मतलब कि पहले के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2, दूसरे के अक्रॉस में 4 और तीसरे के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6। यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट वोल्ट वोल्ट। तीनों को ऐड करके देख लीजिए, क्या 12 वोल्ट जो दिया गया था वो मिल रहा है आपको। तो आपको ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू I × R होता है। R ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा, अगर करंट सेम है तो, तब ये बात वैलिड है। और सीरीज में ये बात वैलिड है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। क्लियर है। आगे बढ़े। तो आगे हम लोगों को क्या करना है, जैसे वहां पे हम लोग सीरीज पैरेलल करने के बाद कुछ मेथड सीखे थे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए, राइट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कुछ मेथड सीखे थे।
जैसे कि वायर कनेक्शन सीखे थे और इनफाइनाइट वाला सीखे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सीखे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी सीखना है। और सेम बात है, वहाँ जो जो चीज सीखे थे यहाँ पे भी उसी तरह से अप्लाई होगा, बस फॉर्मूला उल्टा है। वहाँ जो सीरीज में था यहाँ पैरेलल में है, वहाँ जो पैरेलल में था यहाँ सीरीज में है, ठीक है। और जो कि आप जान चुके हो, फॉर्मूला क्या आप जानते हो, सीरीज में क्या होता है एडिशन होता है, और पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आज का पूरा क्लास क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें इसके ऊपर है। आज का नहीं, इससे पहले का भी क्लास है। हम लोग पूरा का पूरा फोकस कर चुके हैं कि हम लोग से क्वेश्चन बने, मतलब मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, आप अपने आप को चेक कीजिए, ठीक है। एक बार खुद को चेक कीजिए कि आपसे एफर्ट लग पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, हम लोगों को हमेशा ऐसा नहीं दे देगा कि अच्छा ये है और ये है, ठीक है। जो देख के ही आप बता दो अच्छा ये दोनों क्या है, पैरेलल में इनका जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ सीरीज में है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, तो रिजल्ट क्या होगा, कोई बता पाएगा? 4 पेन को टच नहीं करना है, ठीक है। 4 आप जानते हो 3 6 क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में आप क्या करते हो, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस है तो प्रोडक्ट बाय सम करते हैं, मतलब 3/3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, ये आ जाएगा 2। 2 और 2 क्या है सीरीज में, तो आंसर हो जाएगा 4। ऐसे करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में पेन टच करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना होगा, वो सॉल्व करने वाला ये बेसिक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। बोर्ड्स में भी इवन नहीं पूछता इतना आसान क्वेश्चन। इसलिए देखते हैं कि क्या क्या मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड का नाम है, जैसे वहाँ वायर कनेक्शन नाम दिए थे, यहाँ पे भी बोल ही सकते हैं वायर कनेक्शन मेथड, या यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं पोटेंशियल मेथड। नाम में मत जाइए, कुछ भी नाम ले ही सकते हैं अगर कुछ लॉजिक से सेट हो रहा है तो, ठीक है। तो पोटेंशियल मेथड, इसका मतलब कि 3 रेजिस्टेंस था ऐसे सीरीज में था, लेकिन वायर ले लिया गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इस टाइप का सर्किट का निकालना है, ठीक है, जहाँ पे वायर कनेक्टेड है। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो ये भी तो वायर ही था, ठीक है। जब वायर कनेक्शन का नाम लिया जा रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वायर हो, वायर में कुछ भी ना हो। क्या इस वायर में कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब ये वायर कनेक्शन वाला सवाल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक इमेजिनरी बैटरी से पूरे के पूरे सर्किट के टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिएगा। दो टर्मिनल के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने देता है, आपको पता है टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो आप क्या करो, V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दो, एक टर्मिनल V हुआ, दूसरे को 0 लो, ऑब्वियसली ये V हुआ, ये 0 हुआ। अब मैंने वहाँ पे भी सिखाया था, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लेके हम लोग सीखे थे कि अगर ये V है ना, तो यहाँ देखिए रास्ते में अगर कोई भी रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर ना आए तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो ये V है, V है, V है, देखिए इस रास्ते में कोई भी आया रेजिस्टर नहीं, इसलिए ये पॉइंट का भी पोटेंशियल V हो गया, देख लीजिए। उसी तरह से ये अगर 0 है तो ये 0 0 0 0 0 0, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया 0। इसका मतलब कि पहला रेजिस्टर किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, देखिए V और 0। दूसरा रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, V और 0। तीसरा रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस में है, V और 0। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से ले सकते हैं, V और 0 दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट V, दूसरा पॉइंट क्या है 0। अब जान ही रहे हो कि V पॉइंट के सामने क्या है A है और 0 के सामने क्या है B है। तो तीनों रेजिस्टेंस V0 से कनेक्टेड है, मतलब तीनों क्या है पैरेलल में है। तो R R R, क्या 1/R वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नहीं, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है। आप लिखोगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N, N के लिए काउंट करोगे नंबर ऑफ रेजिस्टर 1 2 3, तो R/3 देख सकते हैं। क्या क्लियर है, इजी है? जो कैपेसिटर के लिए किए थे वही यहाँ पे रजिस्टर के लिए। कुछ पूछना है कि एक और क्वेश्चन देखे हम लोग?
बताइए, समझ पाए? ओके, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, ये सर्किल बना हुआ है, 4 रेजिस्टर है, 1 2 3 4, और चारों का रेजिस्टेंस क्या है? आर 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 ही है, ठीक है, क्लियर है? पॉइंट कहाँ पे आपको तो चेक करना होगा ना, ए पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहाँ है, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस में ही कुछ ना कुछ होगा रेजिस्टर, उनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है? ए, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है बी, ठीक है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। अब अगर आप पोटेंशियल मेथड नहीं जानते तो ये निकालना सही में बहुत टफ हो जाता है, ये सॉल्व करना काफी टफ हो जाता है आपके लिए। लेकिन क्योंकि आप पोटेंशियल मेथड जानते हो, आप ए को बैटरी से कनेक्ट कर दिए और बी एंड को भी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ए और बी को, सो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वी हो गया, ये जीरो हो गया, राइट। इमेजिनरी से कनेक्टेड करना है, इसलिए सिंपली दोनों पॉइंट में वी और जीरो लिख दीजिए। तो ये अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? वी है, और बी का पोटेंशियल अगर जीरो है तो यहाँ से काम बनेगा। देखिए, ये अगर जीरो है तो क्या ये भी जीरो होगा? हाँ, बीच में कुछ नहीं आया। क्या ये भी जीरो होगा? हाँ, बीच में कुछ नहीं आया। ये भी जीरो होगा, बीच में रेजिस्टर कोई भी रेजिस्टर नहीं आया, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। लेकिन एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हम लोग क्या इसको जीरो बोल सकते? बीच में देखिए रेजिस्टर आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टर आ रहा है तो ये जीरो नहीं होगा। तो इसका कितना है पोटेंशियल? नहीं पता। ये बीच वाला का पोटेंशियल कितना है? नहीं पता। जब नहीं पता तो मैथ सजेस्ट करता है कि उसे एक्स मान लो, लेट इट बी एक्स। तो ये एक्स है। अब सारा का सारा रेजिस्टेंस को देख लो। मैं अगर इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये किस पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है? एक्स और वी, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे जुड़ा हुआ है? एक्स और जीरो। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक्स और जीरो। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक्स और जीरो। समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ बीच वाला का पोटेंशियल क्या मान लिए? एक्स। बीच वाला का पोटेंशियल क्या मान लिए? एक्स। तो ये तीन रेजिस्टेंस एक्स और जीरो से जुड़ा हुआ है, और ये वाला रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, एक्स और वी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, वी, एक्स और जीरो। देखिए, एक्स और जीरो से 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, आर आर आर, और एक्स और वी से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे? असल में इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है आपको डराने के लिए। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको पोटेंशियल मेथड सीखना है, ठीक है। अगर पोटेंशियल मेथड सीख गए तो इसे इतना अजीब सा स्ट्रक्चर को आप कितना आसानी से आप इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे रहे। क्लियर है? सर ये वाला मेथड एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको सिर्फ पॉइंट लेना है। जब ए और बी पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, ए का पोटेंशियल आप बी मान लो और बी का पोटेंशियल जीरो मान लो, और वायर के साथ घूमो आप थोड़ा सा। वायर में अगर कुछ भी रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर ना आए तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है ये सर्किल में, कि अगर इसका पोटेंशियल आप जीरो जैसे ही माने, इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो। क्या कोई भी रजिस्टर आ रहा है? सोच के देखिए, नहीं आ रहा है। पोटेंशियल मिल गया, सारा का सारा रजिस्टर्स को देख लो किस पोटेंशियल के अक्रॉस में कनेक्टेड है। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस एक्स और जीरो में कनेक्टेड है, उसी तरह से सबका देख लो। अच्छा, कैसे पता चल रहा है ये वाला रेजिस्टेंस एक्स और जीरो से कनेक्टेड है? क्योंकि आप रजिस्टर का 2 एंड देख रहे हो, राइट। ये एंड किससे कनेक्टेड है? ये एंड, ये एक्स है और ये जीरो से कनेक्टेड है। तो ये वाला एक्स और जीरो से कनेक्टेड है, दिखाई दे रहा है। इसका रजिस्टर का एंड देखो, एक एंड जीरो से कनेक्टेड है, एक एंड एक्स से कनेक्टेड है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसे तो सॉल्व करना आसान है। ये r/3 हो जाएगा और ये r हो गया, दोनों सीरीज में है, तो r प्लस r/3, 4r/3। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क। वहाँ पे भी कंफ्यूज हुए थे थोड़ा सा आप, यहाँ पे भी कंफ्यूज होना लाजमी है, तो हो जाइए थोड़ा कंफ्यूज, उसके बाद मैं बताता हूँ।
कि कैसे कंफ्यूजन दूर करना है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि अगर एक समुद्र है, समुद्र से अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते ना, तो समुद्र का अमाउंट ऑफ वाटर जो भी होता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जस्ट ये याद रखना है। उसी तरह से इनफाइनाइट नेटवर्क आपको दिया रहेगा, ठीक है, आपको एक पैटर्न का इनफाइनाइट नेटवर्क दिया रहेगा। आप एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के देखिए, आपको रिपीटिंग यूनिट पहचानना है सबसे पहले। तो देखिए इनफाइनाइट नेटवर्क में ये फिर ऐसे होता था, ऐसे फिर ऐसे ऐसे होता, मतलब ये सब रिपीटिंग यूनिट है जो रिपीट कर रहा है। कब तक रिपीट करेगा? इन्फिनिटी तक रिपीट करेगा। मतलब ऐसा हजारों सर्किट है, बहुत सारा सर्किट है, ठीक है। मतलब ये वाला रिपीटिंग यूनिट कंटिन्यू होता जा रहा है, कहाँ तक? बहुत दूर तक, ठीक है। कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो आप एक रिपीटिंग मेथड में बता रहा हूँ इनफाइनाइट नेटवर्क को सॉल्व करने का, आप एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दीजिए, मतलब इसे छोड़ दीजिए और इसको देखिए। आप खुद सोचिए कि टोटल का अगर x होगा तो इसका भी तो x ही होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इन्फिनिटी से आप एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दिए, इन्फिनिटी -1 कितना आपको मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। और इन्फिनिटी का तो आप माने हो कि x है, तो इन्फिनिटी -1 का कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डाइजेस्ट करने में ये सारा बात, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्लियर है? तो सबसे पहले आप मान लिए पूरे के पूरे सर्किट। हेलो हाँ बताइए। सर, अगर डबल दे रखी हो ऐसे करके एक और फिर ऐसे करके दे रखी हो, तो फिर उसमें कैसे निकालो? उसमें काफी ज्यादा डाउट आ रहा था, पूरा ऐसे करके डबल डबल ये चला जा रहा था। तो रिपीटिंग यूनिट चेंज हो जाएगा, हो सकता है ये पूरा का पूरा रिपीटिंग यूनिट बन जाए। अब पूरा का पूरा रिपीटिंग यूनिट को ही ऐसा ले लीजिए, उसके बाद ऐसा रिपीटिंग यूनिट होगा। रिपीटिंग यूनिट हर एक सर्किट का अलग अलग होगा। आप ये मत याद रखिएगा अच्छा सर ने एल बनाया था, उल्टा एल बनाया था, ऐसा कोई बात नहीं। इस सर्किट के लिए देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अगर यहाँ पे भी दे रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका ये रिपीटिंग यूनिट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो मेथड समझ लीजिए। अगर इक्विवेलेंट सर्किट मतलब पूरा का पूरा सर्किट का नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x हो, तो एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ के जो बचेगा ये भी x ही होगा। आप उसके बाद क्या करोगे? ये डायग्राम बनाओगे। तो ये एक छोड़ा हुआ था और बाकी का भी x ही था, तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे? बताइए, इसे सॉल्व कर पाओगे? आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या ये दोनों पैरेलल में है? पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी हो जाएगा इसके साथ आर एक्स, एग्जैक्टली आर एक्स बाय आर प्लस एक्स, ये प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। और ये क्या है? इसके साथ सीरीज में है, राइट? ये क्या है? इसके साथ सीरीज में है, तो प्लस आर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट को आपने क्या माना है? एक्स। तो एक्स इक्वल टू आर प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इजी। इससे सिंपल और कोई मेथड नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। और मेथड इतना ये आसान मेथड है कि आप एक बार समझ गए कि अच्छा एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी को भी एक्स खोलना है, ऐसा एक डायग्राम बनाना है, उसको सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो एक्स सी के बराबर होगा। जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? आर प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप ही ने तो माना है, राइट? आपने क्या माना है? एक्स। देखिए यहाँ पे क्लियर है? सर एक और क्वेश्चन था, एक टाइप था क्वेश्चन का, हम्म, तो मैं ड्रॉ करूँ एक बार स्क्रीन पर? जी बताइए। अच्छा कैपेसिटर का था।
सर इन्होंने ए और बी जो मैंने पॉइंट बनाया ना, ये वायर से हम्म, कनेक्ट कर दिया था इन्होंने। इसके ओके। बीच का इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। तो आज के क्लास में तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ पाएंगे। इस टाइप का डायग्राम को ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जब भी चार या चार से ज़्यादा आपको मिल जाए कैपेसिटर या रेजिस्टेंस, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल हो सकता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है ये मैं आज ही एक्चुअली पढ़ाने वाला था, लेकिन आज तो टाइम बचा नहीं है। और आप देख सकते हो कि जस्ट इनफाइनाइट नेटवर्क के बाद ही हम लोगों का टॉपिक था। अच्छा, इसके बाद कर लिया नहीं गया, जस्ट इसके बाद का ही टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। सो व्हीट स्टोन ब्रिज में यहाँ पे मैंने वहाँ पे भी नहीं बताया था, कैपेसिटर भी में भी नहीं बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ के लिए मैंने बचा के रखा था कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट क्लास कर लो, नेक्स्ट क्लास के बाद आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ओके। हम लोग देखिए दो तो सीख गए, एक पोटेंशियल मेथड सीखे, दूसरा क्या है इनफाइनाइट नेटवर्क सीख गए, और तीसरा क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। और अभी के लिए अगर आप इंक्विजिटिव हो कि सोच रहे कि नहीं मुझे अभी जानना है, तो जस्ट आप कुछ इस तरह से देखो कि अगर ऐसे है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है, अगर करंट का वैल्यू आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या करंट जा रहा है, मान लो I1 करंट जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये V होगा, ये A होगा, ये 0 होगा, ये B होगा, कुछ इस तरह से ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V माइनस ए, दिखाई दे रहा है, V माइनस ए पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये मान लो R1 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1। ये I1 है, I1 R1। उसी तरह से इधर लेना होगा a माइनस जीरो इक्वल टू I R2। उसी तरह से इधर लेना होगा, उसी तरह से इधर लेना होगा। आपका चार इक्वेशन बनेगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में आप समझोगे। चार इक्वेशन बनेगा, चारों को सॉल्व कीजिए, आपको जो वैल्यू चाहिए ए बी चाहिए या कोई एक रिलेशन चाहिए, सब आपका इसी चार इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्लास का आप वेट कर सकते हैं या थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं खुद से। ओके, और कोई सवाल? आज के क्लास में हम लोग पढ़े सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कैसे पैरेलल में करंट फाइंड आउट किया जा सकता है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, और कैसे सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट किया जा सकता है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस में। ये दो चीज सीखे। तीसरा चीज सीखे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या क्या मेथड है। दो मेथड सीखे। एक मेथड क्या है, पोटेंशियल मेथड, वायर कनेक्शन वाला सवाल के लिए। दूसरा मेथड हम लोग सीखे इनफाइनाइट नेटवर्क वाला, जो कि ऑलरेडी कैपेसिटेंस में सीख चुके थे। सेम तरीका है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर वहाँ पे सीख चुके हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा हम लोग सीखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, जो नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है हम लोगों के पास। रेशियो वाला क्वेश्चन करा दीजिए। ओके, जैसे कि देखिए, अगर ये ऐसा है, ठीक है, ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, करंट सेम होता है, राइट। करंट सीरीज में सेम होगा, तो ये अगर I होगा तो ये भी I होगा, ये भी क्या होगा, I होगा। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, इसके अक्रॉस में V2 होगा। तो V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, IR1 लिखोगे, और V2 इक्वल टू क्या लोगे, IR2 लोगे। तो V1:V2 इक्वल टू क्या लोगे, V1:V2 क्या हो जाएगा, R1:R2 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं पैरेलल का बताऊं, तो ये अगर I है तो इधर I1 जाएगा, और इधर क्या जाएगा, I2 जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये अगर V से कनेक्टेड है तो ये भी V से कनेक्टेड होगा, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो आप I1 इक्वल टू क्या लिखोगे, V/R1, और I2 इक्वल टू क्या लिखोगे, V/R2। तो यहाँ से I1:R2 आपका मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, I1:I2 इक्वल टू मिल जाएगा 1/R1:1/R2। ये था रेशियो मेथड। जिसने भी पूछा समझ में आया? आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स ले
देखिए, बैठ के रहिए और आधा 1 घंटा तक देखते रहिए, ठीक। जिनको नहीं समझ में आ रहा, अभी भी पूरा का पूरा लेक्चर के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो नोट्स को लेके देखते रहिए, एक एक स्टेप को देखिए हुआ कैसे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। आई होप कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।